हल्दीराम एक छोटे से फैमिली बिजनेस की जबरदस्त सक्सेस स्टोरी है जो भारत और इंटरनेशनल लेवल पर सबसे जाने माने और सक्सेसफुल स्नैक्स और स्वीट्स ब्रांड्स में से एक बन गया। रेगिस्तान के बीचों बीच राजस्थान के हिस्टोरिक शहर बीकानेर में धूल भरी सड़क के चौराहे पर एक छोटी सी दुकान थी। ये कोई आम दुकान नहीं थी, ये एक ऐसी जगह थी जहां ट्रेडिशन और टेस्ट का टकराव होता था। ये एक छोटे फैमिली बिजनेस की कहानी है जो एक दिन दुनिया जीत लेगा। 1937 एक युवक जिसका नाम गंगा भीषण अग्रवाल का एक सपना था, अपने परिवार की पारंपरिक रेसिपी का जबरदस्त स्वाद दुनिया के साथ शेयर करने का सपना। उन्होंने भुजिया, मिठाई और दूसरी स्वादिष्ट चीजें बेचने के लिए एक छोटी सी स्नैक शॉप खोली। ये एक शांत शहर में एक छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन महानता के बीज बो दिए गए थे। कई सालों तक ये सिर्फ एक लोकल दुकान थी, लेकिन शिव कुमार और उनके परिवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि वे अपने छोटे से शहर से निकलकर इस बड़ी भूखी दुनिया तक कैसे पहुंचे। उन्हें पता था कि उनके पास कुछ खास है, कुछ असली, लेकिन टिके रहने के लिए उन्हें सिर्फ अच्छे टेस्ट से ज्यादा की जरूरत थी। उन्हें इनोवेशन की जरूरत थी। 12 साल की उम्र में गंगा भीषण अग्रवाल ने अपने चाची से ये रेसिपी सीखी, जो बीकानेरी भुजिया नाम की आज की डिश का गढ़ा और मुलायम वर्जन बनाती थी। जब गंगा भीषण बीकानेर के भुजिया मार्केट में अपने परिवार के फूड स्टॉल से जुड़े तो उन्होंने अपनी चाची का तरीका अपनाया। गंगा भीषण अग्रवाल ने मोठ की दाल कर भुजिया को नया रूप दिया। बेसन की जगह दाल बनाओ और भुजिया बनाओ सेव, एक तरह की दाल, और इससे भुजिया बहुत टेस्टी हो जाती है, जिससे ये रातों रात एक स्वादिष्ट डिश बन जाती है। उनका मेन मकसद एक ऐसी भुजिया बनाना था जिसमें हल्का क्रंच और कम फैट हो, ताकि कस्टमर्स के भुजिया खाने का एक्सपीरियंस बेहतर हो और साथ ही साथ कस्टमर्स को बीकानेर में बिकने वाली आम भुजिया से कुछ अलग महसूस हो। वो जानते थे कि अपने नए प्रोडक्ट को स्मार्ट तरीके से कैसे ब्रांड करना है, इसलिए उन्होंने इसका नाम दंगर रखा। सेव बीकानेर के लोकप्रिय महाराजा दंगर सिंह के नाम पर रखा गया है। दंगर नाम के महाराज से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी ये हल्दीराम के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम करता था। भुजिया, इस वजह से प्रोडक्ट की वैल्यू काफी बढ़ गई है, इसलिए लोग दूसरे लोगों की भुजिया के लिए ज्यादा पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं करते। सेव, क्योंकि वे प्रीमियम प्रोडक्ट खरीद रहे थे, और हल्दीराम के दंगर सेव की डिमांड कुछ ही हफ्तों में आसमान छूने लगे। ये हल्दीराम की जबरदस्त कहानी के नींव थी। कई बार बदलने के बाद हल्दीराम ने भुजिया रेसिपी में 3 बड़े बदलाव किए, जिससे उनके परिवार की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। इन बदलाव ने न सिर्फ हल्दीराम को कंपटीशन से अलग किया, बल्कि एक सफल बिजनेस की नींव भी रखी। 1980 के दशक में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। वे अपने प्रोडक्ट्स को पैकेज करेंगे, उन्हें भारत के बड़े शहरों की वेस्ट सड़कों पर लाएंगे। तेजी से विस्तार के लिए कंपनी की पहली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कलकत्ता, अब कोलकाता में शुरू की गई। 1970 में जयपुर में एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया गया। 1990 के दशक की शुरुआत में नई दिल्ली में एक और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शुरू की गई। 2003 में कंपनी ने कंज्यूमर्स को बेचने के लिए कन्वीनियंस फूड्स बनाना शुरू किया। ट्रस्ट रिसर्च एडवाइजरी की ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में हल्दीराम को भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांड्स में 55th पोजीशन मिला था। 2017 में कंपनी को देश की सबसे बड़ी स्नैक कंपनी का नाम दिया गया। 2022 में ये घोषणा की गई थी कि दिल्ली के हल्दीराम स्नैक्स और नागपुर के हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल के पैकेज स्नैक्स बिजनेस को पहले तोड़ा जाएगा और फिर हल्दीराम स्नैक्स फूड्स नाम के एक एंटिटी में मर्ज कर दिया जाएगा। दिल्ली के भाइयों मनोहर और मधुसूदन अग्रवाल को मर्ज की गई एंटिटी के 56% शेयर मिलेंगे, जबकि नागपुर के शिव किशन अग्रवाल को बाकी 44% शेयर मिलेंगे। 1960 के दशक के आखिर में हल्दीराम के ग्रोथ का दूसरा पिलर मिस्टर शिव किशन अग्रवाल ने लीड किया और वे अग्रवाल परिवार की तीसरी पीढ़ी के मेंबर हैं। इस समय तक परिवार बीकानेर, कोलकाता और नागपुर में अलग अलग बिजनेस में बांट गया था। जब बीकानेर और कोलकाता बहुत अच्छा कर रहे थे, तब शिव किशन नागपुर में भुजिया बेचने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि महाराष्ट्र में आमतौर पर खाने की चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा नहीं थी।
इसलिए उन्होंने एक कदम पीछे हटने और महाराष्ट्र के लोगों के खाने की आदतों पर मार्केट रिसर्च करने के लिए फील्ड में जाने का फैसला किया। और तब नागपुर के सबसे पॉपुलर दुकानों के कई चक्कर लगाने के बाद शिव किशन को मार्केट में 3 बड़े मौके दिखे। पहली बात जो उन्होंने महसूस की वो ये थी कि महाराष्ट्र के लोगों को बहुत कम स्वादिष्ट खाने मिलते थे और इससे उन्हें मार्केट में पहला स्थान पाने के बहुत सारे मौके मिले। लेकिन साथ ही किसी भी दूसरे पहले स्थान वाले की तरह लोगों का भरोसा ये झिकझैक मार्केट में एंट्री के लिए मुख्य रुकावट थी। दूसरा फर्क मिठाई के बाजार में दिखा गया और उन्होंने देखा कि महाराष्ट्र के ज्यादातर मशहूर दुकानों में सिर्फ बालूशाही, पेड़ा, मैसूर पाक और लड्डू ही बिकते हैं। तब उन्हें एहसास हुआ कि महाराष्ट्र के लोगों में मिठाइयों का शौक जरूर है जिसे और बढ़ाया जा सकता है। और तीसरा, शिव किशन को एहसास हुआ कि महाराष्ट्र में मिठाइयों की वैरायटी बहुत कम है, इसलिए दूसरे इलाकों के सैकड़ों स्वादिष्ट मिठाइयों के लिए बाजार में आने का बहुत बड़ा मौका है। और अंदाजा लगाया क्या हुआ? उन्होंने दूध, चीनी, सूखे मेवों और मसालों के इस्तेमाल करके अपनी पसंदीदा मिठाई बनाना शुरू कर दिया। 1975 में हल्दीराम ने नागपुर के साथ साथ दिल्ली में भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए। कंपनी को 3 अलग अलग डिवीजन में बांटा गया। उत्तरी क्षेत्र में दिल्ली बेस्ड हल्दीराम स्नैक्स एंड एथनिक फूड्स, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में नागपुर बेस्ड हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल और बहुत छोटी कोलकाता बेस्ड हल्दीराम। पूर्वी इलाका में भुजियावाला। दिल्ली में बिजनेस अब सबसे बड़ा हो गया है। हल्दीराम का बिजनेस भारत के कई दूसरे शहरों और विदेशों में फैला हुआ है। आज कंपनी के प्रोडक्ट्स अमेरिका समेत 80 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया जाते हैं। हल्दीराम की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट प्राइसिंग मेथड, प्रमोशन प्लान और मार्केटिंग मिक्स फ्रेमवर्क 4 P's प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन और हल्दीराम के मिक्स पर आधारित बिजनेस स्ट्रैटेजी जैसे कई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ब्रांड को मार्केट में सफल होने और अपने बिजनेस गोल्स को पाने में मदद करती हैं। हल्दीराम के ग्रोथ का तीसरा पिलर पैकेजिंग और स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग चॉइस में नए बदलाव थे। इस बदलाव को अग्रवाल परिवार की तीसरी पीढ़ी के एक और सदस्य मनोहर लाल अग्रवाल ने लीड किया। इन बदलाव को लागू करने से ब्रांड रिकॉल वैल्यू के कंसेप्ट की वजह से हल्दीराम की ग्रोथ तेजी से हुई। मनोहर लाल अग्रवाल ब्रांड विजिबिलिटी और रिकॉल की ताकत को समझते थे। जैसे जोमैटो ब्रांडेड फूड डिलीवरी स्टाफ की बड़ी मौजूदगी से भरोसा बनता है, ये किसी खास किताब के कवर बार बार देखने से आपको वे किताब पढ़ने का मन करता है, वैसे ही हल्दीराम ने अपने ब्रांड को मजबूत करने के लिए पैकेजिंग को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया। पैकेजिंग पर ब्रांड के नाम और लोगो लगाने से कस्टमर ब्रांड से जान पहचान करने लगे, जिससे भरोसा और पहचान बढ़ी। 1980 के दशक में बाजार में पैकेजिंग को गंभीरता से नहीं लिया जाता था। मनोहर लाल अग्रवाल ने इसका फायदा उठाते हुए हल्दीराम की पैकेजिंग को छोटे बिलबोर्ड में बदल दिया, जिससे ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ गई। हल्दीराम के भेजे हर पैकेज में न सिर्फ एक प्रोडक्ट होता था, बल्कि एक मिनी विज्ञापन की तरह भी काम करता था, जिससे ब्रांड की पहचान मजबूत होती थी। पैकेजिंग के साथ साथ मनोहर लाल ने हल्दीराम के स्टोर के रेलवे स्टेशन जैसी घनी आबादी वाली जगहों पर सोच समझकर खोला। इस जगह के चुनाव से बिक्री में काफी बढ़ोतरी हुई, बड़ी संख्या में ग्राहक आए और हल्दीराम की लोकप्रियता बढ़ी। हल्दीराम ने कभी भी कोई एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई, बल्कि मजबूत पॉइंट ऑफ सेल कैंपेन के जरिए प्रोडक्ट्स को खुद बोलने दिया। उन्हें एक बड़े लॉयल कस्टमर बेस और वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन से भी फायदा हुआ। लेकिन हाल ही में कंपटीशन बढ़ने की वजह से हल्दीराम अब शहरी और इंटरनेशनल कस्टमर्स को टारगेट करते हुए छोटे 30 सेकंड के यूट्यूब एड्स लेकर आए हैं। ये रंगीन होर्डिंग्स और पोस्टर के इस्तेमाल करके शहर लेवल पर भी कैंपेन करता है। 2015 में हल्दीराम ने बॉलीवुड फिल्म प्रेम रतन धन पायो के साथ टाई अप किया और इसे प्रमोट करने के लिए एक कंपटीशन शुरू किया। फिल्म के कैरेक्टर्स की तस्वीरों वाले नए पैक भी लॉन्च किए गए और इस प्रमोशनल कैंपेन के तहत पूरे भारत में हल्दीराम के खाने के 1.5 करोड़ से ज्यादा पैकेट बनते गए। हल्दीराम शॉपिंग एडवर्टाइजमेंट पर ज्यादा फोकस करता है और मॉल में अपने प्रोडक्ट्स के लिए स्पेशल रैक का इस्तेमाल करता है। पैकेजिंग हल्दीराम के प्रोडक्ट प्रमोशन का एक जरूरी हिस्सा था।
हल्दीराम को पिछले कुछ सालों में कई विवादों का सामना करना पड़ा है। 2015 में यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जहरीले और मिलावटी पदार्थों से संभावित मिलावट की चिंताओं के कारण हल्दीराम के कई प्रोडक्ट्स को दुकानों से हटा दिया था। बाद में कंपनी को आरोपों से बरी कर दिया गया और कुछ महीनों बाद प्रोडक्ट्स को बाजार में वापस कर दिया गया। हल्दीराम के संस्थापक अग्रवाल परिवार ब्रांड के कंट्रोल को लेकर पारिवारिक झगड़ों और कानूनी विवादों में उलझे रहे हैं। इन झगड़ों के वजह से मुश्किल कोर्ट की लड़ाई हुई, जिससे कंपनी की ग्रोथ के बीच परिवार की अंदरूनी चुनौतियां सामने आई। अप्रैल 2022 में एक वीडियो सामने आया जिसमें एक रिपोर्टर हल्दीराम की स्टोर मैनेजर से उर्दू में लिखे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में सवाल कर रहा था। रिपोर्टर ने इशारा किया कि नवरात्रि के दौरान हिंदू कस्टमर्स को गुमराह करने के लिए उर्दू का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि बाद में यह साफ किया गया कि डिस्क्रिप्शन उर्दू में नहीं बल्कि अरबिक में थे, क्योंकि कंपनी कई मुस्लिम बहुल देशों में प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। इस घटना से सोशल मीडिया पर विवाद हो गया। कुछ लोगों ने हल्दीराम के प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट की मांग की। हल्दीराम को अपने नाम और लोगो के लिए ट्रेडमार्क राइट्स हासिल करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया, ये कंफर्म करते हुए कि नाम और खास लाल अड़ाकर लोगो 6 दशकों से ज्यादा समय से ब्रांड से जुड़े हुए थे, जिससे उन्हें ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन मिला। सितंबर 2017 ईयर एंड पर हल्दीराम ने 2 दशक से ज्यादा समय बाद देश के सबसे बड़ी स्नैक्स कंपनी के तौर पर टॉप जगह फिर से हासिल की और सेल्स के मामले में पेप्सिको को पीछे छोड़ दिया। सितंबर 2017 में हल्दीराम की सेल्स 4,224.80 करोड़ रुपए थे, जबकि पेप्सिको की सेल्स सिर्फ 3,990.70 करोड़ रुपए थे। वही हल्दीराम का मार्केट शेयर तेजी से बढ़कर लगभग 30% हो गए हैं, जो 2012-16 में 10-12% था। इस तरह हल्दीराम बीकानेर की एक छोटी सी दुकान से दुनिया के सबसे बड़े स्नैक्स बेचने वालों में से एक बन गया है। आज हल्दीराम की वैल्यू $3 बिलियन से ज्यादा है और इसका कामकाज 80+ देशों में है। अग्रवाल परिवार की 3 पीढ़ियों की कोशिशों से उनकी छोटी सी दुकान को आज के बड़े बिजनेस में बदल दिया है। ये कहानी थी भुजिया। हल्दीराम एम्पायर बनाने वाले एक ब्रांड है। हल्दीराम के ऑपरेशन से जुड़े लोगों के मुताबिक कंबाइंड स्नैक्स बिजनेस से फाइनेंशियल ईयर 24 में ₹14,500 करोड़ का रेवेन्यू और ₹2,300 to 2,500 करोड़ का EBITDA होने की उम्मीद है। पिछले 5 सालों में बिजनेस का रेवेन्यू 18% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। एवरेज EBITDA मार्जिन 14 to 15% है। हालांकि प्रोडक्ट की कम कीमतों और प्राइस हाइक की वजह से फाइनेंशियल ईयर 23 में ये बढ़कर 17 to 18% हो गया है। हल्दीराम ने 1937 में अपनी शुरुआत के बाद से काफी ग्रोथ हासिल की है। मार्च 2025 तक कंपनी की वैल्यू $10 बिलियन है। ये वैल्यूएशन तब तय हुए जब सिंगापुर के टेमासेक ने हल्दीराम में 10% हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति जताई, जो कंपनी की मार्केट में अच्छी खासी मौजूदगी और ग्रोथ की पॉसिबिलिटी को दिखाता है। हल्दीराम के फाउंडर अग्रवाल परिवार ने भारत के अलग अलग इलाकों में ब्रांड के ऑपरेशन को अलग अलग तरह से फैलाया है, जिससे इसकी पहुंच बड़ी है। उदाहरण के लिए दिल्ली ऑपरेशन से सालाना लगभग 5,000 करोड़ का रेवेन्यू आता है, जबकि नागपुर से लगभग 4,000 करोड़ का रेवेन्यू आता है। इसके अलावा बीकानेर यूनिट, उसकी वैल्यू लगभग 1,600 करोड़ है। 2024 में बार्कलेस हुरुन इंडिया लिस्ट के अनुसार हल्दीराम को 63,000 करोड़ के वैल्यूएशन के साथ भारत के सबसे वैल्यूएबल अनलिस्टेड कंपनी का दर्जा दिया गया था। हालांकि प्राइवेट इक्विटी फर्मों के साथ हाल की बातचीत में वैल्यूएशन को लेकर असहमति दिखाई दी है। उदाहरण के लिए ब्लैकस्टोन ने हल्दीराम की वैल्यू लगभग $8 बिलियन लगाई, जबकि कंपनी ने $10 बिलियन का वैल्यूएशन मांगा था, जिसके कारण ब्लैकस्टोन बातचीत से बाहर हो गई। और दोस्तों, ये आपके लिए है। बीकानेर में छोटी सी शुरुआत से लेकर भारत के सबसे पसंदीदा फूड ब्रांड में से एक बनने तक हल्दीराम सच में क्वालिटी, परंपरा और इनोवेशन की भावना को दिखाता है। क्या आपको वेल का क्रंची स्वाद चाहिए? चाहे आपको पूरी, गुलाब जामुन का मीठा स्वाद या ट्रैवलिंग के दौरान झटपट स्नैक खाने का मन हो, हल्दीराम के पास सबके लिए कुछ ना कुछ है। तो अगली बार जब आपका स्नैक खाने का मन हो या आप अपने दोस्तों के साथ कुछ स्वादिष्ट इंडियन फ्लेवर शेयर करना चाहें, तो हल्दीराम हमेशा आपकी क्रेविंग को
पूरा करने के लिए तैयार है। और कौन जानता है, हो सकता है आपको कोई नया फेवरेट मिल जाए। आपका फेवरेट कौन सा है? हल्दीराम का प्रोडक्ट क्या है? मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको भारत के मशहूर फूड ब्रांड्स में से एक का ये डिटेल्ड खोज पसंद है तो लाइक बटन दबाना, सब्सक्राइब करना और ऐसे भी और स्वादिष्ट कंटेंट के लिए घंटी बजाना ना भूलें। अगली बार तक खाते रहे, खोजाते रहे और हमेशा नए अनुभवों के लिए भूखे रहे।